अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है तो ये आगे चलेगा, तो ये भी आगे चलना चाहिए सेम डिस्टेंस के साथ, सेम स्पीड के साथ, तो ही उनके बीच की डिस्टेंस मेंटेन रह पाएगी। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस मेंटेन रहे उसके लिए क्या जरूरी है कि एक पार्टिकल को अगर मैं रेस्ट में डाल दूं तो ये डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ये इसके अबाउट ऐसे घूम सकता है। क्योंकि अगर मेरे को ट्रांसलेटरी मोशन में है मैकेनिक्स में, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। सबसे पहले हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रोटेशनल मोशन को डिस्कस करेंगे, बहुत बड़ा अपने आप में एक पोर्शन बनता है। एंड देन उसके बाद वन बाय वन हम मैकेनिक्स को सॉल्व करते जाएंगे। तो थोड़ा सा चेंज किया है मैंने, आज पीपीटी मैंने बनवाई है मैकेनिक्स की, तो वो पीपीटी से पढ़ाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। बताना सही लगे तो, अदरवाइज फिर वो बोर्ड वाला ही ऑप्शन चूज करेंगे। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा हम लोग बात करने वाले सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन की, और उसमें भी सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास को। एक मिनट रुकना है, मैं स्टार्ट कर लूँ, स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है। सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल मोशन को, और इसमें भी सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेंटर ऑफ मास। ठीक, हाँ जी। तो सेंटर ऑफ मास से हम स्टार्ट करते हैं। सेंटर ऑफ मास में भी सबसे पहला जो चीज हम बात करेंगे उसकी बात करेंगे रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। दो तरह की बॉडी होती है मैं आपको बताऊं तो, एक होती है रिजिड बॉडी और एक होती है रेजिस्टेंट बॉडी, है ना। एक बॉडी होती है रेजिस्टेंट और एक होती है रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी का मतलब क्या है सबसे पहले उसको समझते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक बॉडी को कंसिडर किया जो कि आपको ये दिखाई गई है, एक बॉडी है और इस बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। बहुत सारे पार्टिकल्स मतलब ये ब्लैक कलर से जितने भी दिख रहे हैं ये पार्टिकल्स हैं, और इन पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो येलो कलर से दिखाई गई है इन पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस है। तो रिजिड बॉडी के साथ क्या होगा, रिजिड बॉडी का जो साइज और शेप है वो चेंज नहीं होगा। दूसरी चीज, इन पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स आर ऑलवेज कांस्टेंट, है ना, इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट। जब हम किसकी बात करेंगे, रिजिड बॉडी की, तो जब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इसका मतलब इसका साइज और शेप कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ऐसी बॉडी जिसके लिए दो पार्टिकल्स के बीच का जो सेपरेशन है वो फोर्स लगने के बावजूद भी चेंज नहीं हो, है ना। अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड इफ द सेपरेशन बिटवीन एनी टू एडजेसेंट पार्टिकल, दो लगातार पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद भी चेंज नहीं हो, तो ऐसी बॉडी को हम क्या नाम देते हैं, रिजिड बॉडी नाम देते हैं। क्लियर है यहां तक बात, यहां तक बात क्लियर है। ऐसी बॉडी जिसमें दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहता है, चाहे उसके ऊपर कितना ही एक्सटर्नल फोर्स लगा लो, वो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होती है, तो ऐसी बॉडी को हम क्या नाम देते हैं, रिजिड बॉडी नाम देते हैं। आगे बात करें तो रिजिड बॉडी है क्या, परफेक्ट। अगर मैं बात करूं कि दुनिया में कोई रिजिड बॉडी है, तो दुनिया में कोई भी रिजिड बॉडी नहीं है, कोई भी परफेक्ट रिजिड बॉडी नहीं है। जितनी भी बॉडी है सारी रेजिस्टेंट बॉडी है। रेजिस्टेंट बॉडी में बार बार एक वर्ड बोल रहा हूं, रेजिस्टेंट बॉडी। तो रिजिड बॉडी और रेजिस्टेंस बॉडी का मतलब क्या है, अगर एक लाइन में समझे तो रिजिड बॉडी का मतलब होता है ऐसी बॉडी जिसमें डिफॉर्मेशन अलाउ नहीं है ना। इफ डिफॉर्मेशन इज नॉट अलाउड, डिफॉर्मेशन इज नॉट अलाउड। अब ये डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, डिफॉर्मेशन का मतलब होता है, मान लो ये कोई प्लेट है, ये मैंने दो ब्लॉक्स के ऊपर रखी हुई है और मैंने यहां से फोर्स लगाया है उसके ऊपर ऐसे, और फोर्स लगाने के बाद इसमें बैंड आ गया, ऐसा बैंड, है ना, बैंड आ गया। और जब मैंने फोर्स रिमूव किया तो ये वापस से कहां चला गया, ऐसे चला गया। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये कहलाएगी रेजिस्टेंट बॉडी। क्या कहलाएगी, रेजिस्टेंट बॉडी। रेजिस्टेंट बॉडी का मतलब होता है ऐसी बॉडी जिस पर यदि हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद उसमें डिफॉर्मेशन आए, और जब हम उसमें से एक्सटर्नल फोर्स हटा लें तो वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस चला जाए, तो उस बॉडी को हम नाम देते हैं रेजिस्टेंट बॉडी। ठीक है, उस बॉडी को हम क्या नाम देते हैं, रेजिस्टेंट बॉडी। रिजिड बॉडी का मतलब होता है अगर ये ब्लॉक्स के ऊपर रखी प्लेट इस तरह से होती, मैं यहां पर फोर्स लगाता, फोर्स के बाद भी इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं आता, तो ये क्या कहलाती, रिजिड बॉडी। ये क्या कहलाती, रिजिड बॉडी। यानी कि रिजिड बॉडी का मतलब है जिसमें कोई किसी तरह का डिफॉर्मेशन अलाउ नहीं है, उसको हम नाम देते हैं रिजिड बॉडी।
और अगर उसमें डिफॉर्मेशन अलाउ है पर जैसे ही आप फोर्स को हटाओगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला जाएगा, देन दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंट बॉडी। तो अगर मैं बात करूं कि दुनिया में कोई रिजिड बॉडी है तो वास्तव में कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड बॉडी है ही नहीं। पर रिजिड बॉडी नाम का, परफेक्ट रिजिड बॉडी नाम का कोई कंसेप्ट नहीं है। जितनी भी बॉडी है सारी की सारी रेजिस्टेंट बॉडी होती हैं। जितनी भी बॉडीज हैं सारी की सारी क्या होती है, रेजिस्टेंट बॉडी। पर हमारे कन्वीनियंस के लिए, हमारी सुविधा के लिए हम मान लेते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो रिजिड बॉडी होती है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक पत्थर है, एक स्टोन है, वो एक रिजिड बॉडी है, एक पंखा है वो एक रिजिड बॉडी है, हम ये मान लेते हैं। पर जितनी भी बॉडीज हैं सारी की सारी क्या होती हैं, रेजिस्टेंट बॉडी होती है। क्लियर? यहां तक हमने क्या किया, रिजिड बॉडी की मोशन को हमें कंसिडर करना है। अब हमें ये देखना है कि एक रिजिड बॉडी किस तरह की मोशन कर सकती है ना। हमें ये पता करना है कि एक रिजिड बॉडी किस तरह की मोशन कर सकती है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक इंक्लाइंड प्लेन लिया। तो एक इंक्लाइंड प्लेन है, तो ये पहला पॉइंट है। तो हमने कंसिडर किया कि एक ब्लॉक है जो एक इंक्लाइंड प्लेन पर स्लाइड कर रहा है ऐसे नीचे की तरफ। एक ब्लॉक है जो एक इंक्लाइंड प्लेन पर इस तरह से नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसकी जो मोशन है वो किस तरह की मोशन होगी वो हमें ध्यान करना है, वो हमें पता करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि द अबव क्वेश्चन टेकिंग सम एग्जांपल ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। तो इसके लिए हमने कुछ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी के एग्जांपल लेते हैं। तो इसके लिए हमने एग्जांपल लिए जैसे कि ये वाले। तो एक सीलिंग फैन है। ये सीलिंग फैन किस तरह की मोशन कर रहा है, रोटरी मोशन कर रहा है। और अगर मैं ये जो पोर्टर व्हील होता है, पोर्टर व्हील मतलब जिसपे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, तो यहां पर भी कौन सी मोशन हो रही है, रोटरी मोशन हो रही है। कौन सी मोशन हो रही है, रोटरी मोशन। यानी कि अगर मैं कहूं कि ये दो पार्टिकल है, इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा फिक्स है। इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या है, फिक्स है। तो ये पार्टिकल इसके रेस्पेक्ट में हमेशा कौन सी मोशन कर सकता है, रिलेटिव रोटेटरी मोशन कर सकता है। ये पार्टिकल इसके रेस्पेक्ट में हमेशा कौन सी मोशन कर सकता है, रोटेटरी। क्योंकि अगर मैं इसको चलाऊंगा ऐसे आगे की तरफ तो इनके बीच की डिस्टेंस चेंज होगी। और हम ये कह रहे हैं कि रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी है जिसमें दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है तो ये आगे चलेगा, तो ये भी आगे चलना चाहिए सेम डिस्टेंस के साथ, सेम स्पीड के साथ, तो ही इनके बीच की डिस्टेंस मेंटेन रह पाएगी। और दोनों के बीच की डिस्टेंस मेंटेन रहे उसके लिए क्या जरूरी है कि एक पार्टिकल को अगर मैं रेस्ट में डाल दूं तो ये डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ये इसके अबाउट ऐसे घूम सकता है, ये इसके अबाउट ऐसे क्या कर सकता है, घूम सकता है। तो यहां पर आप अगर आप सीलिंग फैन देख रहे हो तो सीलिंग फैन में भी किस तरह की मोशन हो रही है, रोटरी मोशन हो रही है। इसी तरह से आप ये पोर्टर व्हील यानी कि जिस पर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं उस व्हील को देख रहे हो तो ये भी कौन सी मोशन कर रहा है, रोटरी मोशन कर रहा है। क्लियर है यहां सब? अब हमने एक स्पेयर को कंसीडर किया। ये स्पेयर सॉलिड स्पेयर है और एक इंक्लाइन प्लेन पे रोल कर रहा है, ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है। ये इस तरह से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये ऐसे आ रहा होगा। यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा। सेंटर ऑफ मास क्या होता है वो आगे डिस्कस करेंगे। यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा, तो ये सेम टाइम पर रोटेट भी कर रहा होगा और सेम टाइम पर ये आगे भी चल रहा होगा। तो इसके पास दो तरह की मोशन है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक सॉलिड स्पेरिकल सॉलिड स्पेयर कंसिडर किया जो कि रोल कर रहा है इंक्लाइन प्लेन पर, है ना, जो कि रोल कर रहा है इंक्लाइन प्लेन पर। तो अब इसके पास दो तरह की मोशन है। पहला, द बॉडी देयरफॉर द स्पेयर शिफ्ट्स फ्रॉम द टॉप टू बॉटम इन एन इंक्लाइन प्लेन एंड हैज ट्रांसलेशन मोशन। तो जब ये यहां से यहां आ रहा है, एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट की तरफ आ रहा है, तो इसके पास दो तरह की मोशन है। एक तो मोशन है इसके पास ट्रांसलेटरी मोशन, क्योंकि ये सेम टाइम पर ट्रांसलेट भी कर रहा है, आगे भी चल रहा है और ये रोटेट भी कर रहा है। इस तरह से लुढ़कता हुआ आ रहा है, ये लुढ़कता हुआ। जब ये लुढ़कता हुआ आ रहा है तो इसके पास दो तरह की मोशन आ रही है। एक तो आ रही है इसके पास ट्रांसलेशनल मोशन और एक इसके पास आ रही है कौन सी, रोटेशनल मोशन। तो ना तो इसके पास प्योर ट्रांसलेशन मोशन है और ना ही इसके पास प्योर रोटेशनल मोशन है। तो इसके पास दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसके पास रोटेशनल मोशन भी है और इसके पास ट्रांसलेशन मोशन भी है। क्लियर है यहां तक बात? ट्रांसलेटरी मोशन है और ना इसके पास प्योर रोटरी मोशन है। जब मैं बात करता हूं ट्रांसलेटरी मोशन की, है ना, जब मैं बात करता हूं ट्रांसलेटरी मोशन की, तो ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है, ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस सेम लीनियर डिस्प्लेसमेंट एज एनी अदर पार्टिकल। इस बात का क्या मतलब हुआ कि अगर
ये दो पार्टिकल हैं, ये दो पार्टिकल हैं, और मैं कह रहा हूं प्योर ट्रांसलेटरी मोशन है। तो प्योर ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या हुआ कि इसका जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट इसका होना चाहिए। मतलब कि ये दो पार्टिकल हैं, इनके बीच की डिस्टेंस मान लो 2 सेंटीमीटर है। कितनी है? 2 सेंटीमीटर। और अगर मेरे को रिजिड बॉडी बनानी है तो रिजिड बॉडी के लिए क्या कंडीशन जरूरी है कि इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहनी चाहिए? फिक्स रहनी चाहिए। तो इनके बीच की डिस्टेंस कब फिक्स रह सकती है? अगर ये 1 सेंटीमीटर आगे चला, ये पार्टिकल 1 सेंटीमीटर आगे चला, तो ये भी कितना चलना चाहिए? 1 सेंटीमीटर ही आगे चलना चाहिए, तब तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी। अदरवाइज इनके बीच की डिस्टेंस मेंटेन नहीं होगी। तो एक प्योर ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या है कि जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनका जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है सभी का सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर उनका लीनियर डिस्प्लेसमेंट सभी का सेम नहीं हुआ तो दो पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है, जो कि रिजिड बॉडी के लिए मस्ट कंडीशन है कि वो हमेशा फिक्स रहनी चाहिए, वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। क्लियर है यहां तक बात? अब मैंने ये कहा कि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सेम डिस्टेंस से चलेंगे, है ना, जितने भी पार्टिकल हैं वो सेम डिस्टेंस से चलेंगे। मतलब मैंने यहां पर ये पार्टिकल लिया और ये पार्टिकल लिया, तो यदि इस पार्टिकल का सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है तो इन पार्टिकल की सबकी वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, है ना। इफ डिस्टेंस इज सेम, इफ डिस्टेंस इज सेम, डिस्टेंस इज सेम, देन वेलोसिटी शुड ऑल्सो बी सेम, वेलोसिटी शुड ऑल्सो बी सेम। तो इनकी वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो यानी कि अगर मेरे को ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी की जो वेलोसिटी है उसको डिफाइन करना है, तो अगर मैं किसी भी एक पार्टिकल की बॉडी, एक पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल लूंगा तो वही सभी पार्टिकल की वेलोसिटी भी होगी। आया ना? क्योंकि हमें सभी पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, सभी को सेम रखना है। अगर वो सेम नहीं होगा तो वो रिजिड बॉडी नहीं बन पाएगी। तो अगर सभी के बीच का जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि सभी की जो वेलोसिटी है वो भी सेम होगी। और सभी की वेलोसिटी सेम होगी तो अगर मेरे को एक बॉडी की ट्रांसलेटरी मोशन, या मेरे को एक बॉडी जो ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है उसकी वेलोसिटी को अगर बताना है तो किसी भी एक पार्टिकल की मैं वेलोसिटी को बता दूंगा, तो इसका मतलब मैं पूरी बॉडी की वेलोसिटी को बता सकता हूं। यस और नो? कि हम रोटरी मोशन में अगर हम बात करें तो रोटरी मोशन के केस में क्या हो रहा है कि मान लो मेरे पास ये 3 पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल मैंने ये लिया, एक पार्टिकल मैंने ये लिया ब्लैक कलर में, और एक पार्टिकल मैंने लिया ये रेड कलर में। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम रखनी है और इन दोनों के बीच की भी कोई डिस्टेंस होगी जो सेम रहेगी, तो रोटरी मोशन में क्या होगा कि इन दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस सेम है और मैं कहूं कि इसके अबाउट ये फिक्स है अपनी जगह पर और ये मोशन में है, तो ये फिक्स है और ये अपनी मोशन में है, तो ये केवल और केवल तभी हो सकता है जब ये रोटरी मोशन करे। तो अगर ये रोटरी मोशन करेगा, ये इसके अबाउट रोटरी मोशन करेगा ऐसे, तो ये पार्टिकल हो जाएगा फिक्स, और फिक्स हो जाएगा तो यहां से एक एक्सिस पास हो रहा होगा, ऐसे एक एक्सिस पास हो रहा होगा जिसके अबाउट ये घूम रहा होगा। तो जिस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा होगा उस एक्सिस को हम कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। सिमिलरली जो ये रेड वाला पार्टिकल आपको दिख रहा है, तो रेड वाले पार्टिकल के लिए भी ये वाला एक्सिस क्या हो गया? रोटेशन एक्सिस का काम कर रहा है, तो ये इसके अबाउट क्या होता रहेगा? घूमता रहेगा इस तरह से। तो जब प्योर रोटेशनरी मोशन का बात करेंगे, जब हम प्योर रोटरी मोशन का बात करेंगे, तो जो सभी पार्टिकल्स हैं जो सर्कुलर पाथ पकड़ेंगे, तो वो सर्कुलर पाथ का जो सेंटर है वो सभी का एक ही होगा। तो प्योर रोटरी मोशन के अंदर सभी पार्टिकल्स जो एक सर्कुलर पाथ बनाएंगे, उनका जो सेंटर है जिसके अबाउट वो रोटेट करेंगे वो एक ही होगा, और वो सेंटर जो है उससे एक लाइन पास हो रही होगी जिसको हम कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसको हम क्या नाम देंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट स्लाइड पे आओ। तो इसका मतलब द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, इसका मतलब अगर हमें डिफाइन करना हो कि सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी क्या होता है, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी इज अ पॉइंट एट विच एन अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूसेस अ ट्रांसलेटरी मोशन बट नो रोटेशन। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास अगर किसी बॉडी का मेरे को डिफाइन करना हो तो सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट एट विच एन अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूसेस ट्रांसलेटरी मोशन बट नो रोटेशन। सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का वो पॉइंट है जिसके ऊपर यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाए, जिसके ऊपर यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाए तो
ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन प्रोड्यूस करेगा, पर रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्लियर है बात? सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का वो पॉइंट होगा जिसके ऊपर यदि फोर्स लगाया जाए तो वो केवल और केवल ट्रांसलेटरी मोशन प्रोड्यूस करेगा, पर किसी तरह की कोई रोटेशन मोशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्योंकि जब हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो रोटेशनल मोशन में वो पॉइंट जिसके अबाउट रोटेशन हो रही है वो अपनी जगह पर फिक्स हो जाता है, और उसके ऊपर आप फोर्स लगाओगे तो वो आगे चलेगा। तो आगे चलने का मतलब है कि उसकी कौन सी मोशन हो रही है, ट्रांसलेटरी मोशन हो रही है। तो जब भी सेंटर ऑफ मास की बात हम करेंगे और हम बात करेंगे कि उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स केवल और केवल ट्रांसलेटरी मोशन प्रोड्यूस कर सकता है। परंतु हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसकी कॉम्प्लिकेटेड मोशन है। कॉम्प्लिकेटेड मोशन का मतलब है जिसके पास दोनों तरह की मोशन है, यानी कि उसके पास रोटरी मोशन भी है और उसके पास ट्रांसलेटरी मोशन भी है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट का यूज करते हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स जिसमें मोशन को रेक्टिफाई करना, मोशन को डिफाइन करना कॉम्प्लिकेटेड होता है, मींस कि वो कई मोशंस का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसी मोशंस को डिफाइन करने के लिए हम सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास होता क्या है वो देख लेते हैं। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, यदि हमें सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का डिफाइन करना हो तो है क्या? तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। ऐसा पॉइंट जिस पर किसी बॉडी का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सके। ऐसा पॉइंट जिस पर किसी बॉडी का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सके। किस लिए? कि हमें उस बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है, उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हमें उसकी मोशन को आइडेंटिफाई करना है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज द पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इन ऑर्डर टू स्टडी द मोशन ऑफ द बॉडी ड्यू टू एन एक्सटर्नल फोर्स इन अकॉर्डेंस विद द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जब हमें किसी बॉडी की मोशन को आइडेंटिफाई करना है, हमें यह पता करना है किस तरह की मोशन ये कर रहा है जब इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना। जब इस बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो इसके अंदर एक्चुअल में किस तरह की मोशन है, उसको समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए हम सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। ये मैंने आपको बताया। अब सेंटर ऑफ मास है क्या? सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिसके ऊपर, या हम ये कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पर बॉडी का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सकता है, इकट्ठा माना जा सकता है। उस पॉइंट को हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ मास, है ना। उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास को अब समझे हम कैसे। ये एक, यहां पर एक कोई आदमी खड़ा है और इस आदमी ने अपनी उंगली पर, अपनी फिंगर की टो पर ऐसे एक स्केल रखा हुआ है। ये स्केल है, स्केल है ना। अपन खेल भी करते हैं ऐसे ऐसे, तो इसने एक ऐसे स्केल रखा हुआ है। ये तो पेन है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, स्केल मेरे पास है नहीं अभी। जैसे कि ये, हाँ ये है, तो ये ऐसे रखा हुआ है। तो ये स्केल को बैलेंस कर रहा है अपनी फिंगर के ऊपर। तो रूलर का मतलब हो गया स्केल। तो रूलर इज बैलेंस्ड ऑन द फिंगर। तो अब यहां पर हमें ये बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। तो व्हाट डू वी सी दैट द रूलर रिमेन हॉरिजेंटल। यहां पर हमें दिख रहा है कि जब इसने अपनी उंगली पर ऐसे रूलर को रखा हुआ है तो ये रूलर जो है हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल पोजीशन में है। तो कुड द रूलर बी इन हॉरिजेंटल पोजीशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द फिंगर। तो क्या ये रूलर पे जो मैंने फिंगर लगाई है, इस फिंगर की एक स्पेसिफिक पोजीशन है जिसके रेस्पेक्ट में ये हॉरिजेंटल रहेगा? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं इस फिंगर को यहां लगा लूं, यहां पर, तो ये हॉरिजेंटल रह जाए? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये फिंगर इस पोजीशन पर ना होकर यहां होती तो ये हॉरिजेंटल रह जाता? यानी कि ऐसी कौन सी, मतलब हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि जो रूलर की हॉरिजेंटल पोजीशन है वो क्या फिंगर की पोजीशन पर डिपेंड कर रही है? मतलब फिंगर को एक पर्टिकुलर जगह पर ही आपने रखा तभी ये हॉरिजेंटल हो रहा है, या फिर फिंगर को उस पूरे रूलर पर कहीं भी लगा देंगे तो ये हॉरिजेंटल रहेगा? तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या वो देखते हैं।
तो अगर मैं फिंगर को कहीं पे भी लगाता हूं तो कहीं पर भी लगाने से हॉरिजेंटल पोजीशन में नहीं रहेगा। ये फिंगर कहां पर टच होनी चाहिए, जो इसका सेंटर ऑफ मास है, जहां पर पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास, जहां पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड माना जाता है। तो यदि उस पॉइंट को मैंने फिंगर के ऊपर रख दिया तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स देयर इज अ जस्ट वन यूनिक पॉइंट एट विच द एंटायर मास ऑफ द बॉडी अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। तो उस रूलर का पूरा मास एक पॉइंट पर आ रहा होगा और उस पूरे मास को मैंने फिंगर से बैलेंस करा दिया। तो उससे क्या हुआ कि पूरा जो रूल है वो क्या हो गया, हॉरिजेंटल हो गया। पूरा का पूरा जो रूलर है वो हॉरिजेंटल हो गया। अगर मैं इस फिंगर को इधर उधर सरकाऊंगा, इसका मतलब मैं सेंटर ऑफ मास से इधर उधर जा रहा हूं, तो सेंटर ऑफ मास से इधर उधर जाऊंगा तो वो बैलेंस नहीं होगा। ठीक है। अब दूसरा फिगर मैंने कंसिडर किया। दूसरा फिगर क्या है, ये एक जगलर है, एक जग है। इस जग को मैंने ऐसे थ्रो किया तो इस जग की अलग अलग पोजीशन दिखाई दे रही है। ये एंगल पर लुढ़कता हुआ जा रहा है। पहले ये इस तरह से एक एंगल पर आया, फिर इस तरह से एंगल पर आया। तो यहां पर आपको अलग अलग पार्टिकल्स की पोजीशन दिख रही है। ये P1 है, यहां पर P1 है, यहां पर पार्टिकल है P2 और यहां पर पार्टिकल है P3। ये अलग अलग पाथ पे हैं, मतलब हर एक पोजीशन में इसकी पोजीशन अलग अलग है। यहां पर है जब इस P1 की पोजीशन अलग है, यहां पर है जब इस P की पोजीशन अलग है, और जब ये जग ऐसा है तो इस P की पोजीशन अलग है। और जो अल्फा एंगल है, जो ये अल्फा एंगल मेंटेन कर रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये अल्फा एंगल भी लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये दूसरी कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। तो जब ऐसा हो रहा है तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, ऑल द पॉइंट्स एक्सपेक्ट वन सिंगल पॉइंट डोंट हैव अ फिक्स्ड पाथ ऑफ मोशन। इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, इस जग के अंदर, कहां गया जग, ये रहा, ये जग जो हमने थ्रो किया है इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। तो इन जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स का जो पाथ है वो फिक्स नहीं होगा। आप देख रहे हो यहां पर एक पाथ है, यहां पर पाथ चेंज हो रहा है, यहां पर अलग पोजीशन आ रही है। तो इनके पाथ सबके अलग अलग चेंज हो रहे हैं, पर एक पॉइंट है जिसका जो पाथ है वो फिक्स है। एक पॉइंट है जिसका जो पाथ है वो क्या हो गया, फिक्स हो गया। एक पॉइंट है जिसका पाथ क्या है, फिक्स हो गया। बाकी सभी पॉइंट्स के जो पाथ हैं वो अलग अलग हो रहे हैं। आप टेंजेंट ड्रॉ करके भी देखोगे तो यहां पर टेंजेंट अलग जा रहा है, यहां पर टेंजेंट अलग जा रहा है और यहां पर टेंजेंट अलग जा रहा है। तो इस मोशन के अंदर एक पॉइंट ऐसा है जिसका पाथ फिक्स है और बाकी सभी के पाथ अलग अलग हैं। तो वो पॉइंट जिसका पाथ फिक्स है, द पॉइंट विच हैज फिक्स्ड पाथ ऑफ मोशन, है ना, द पॉइंट विच हैज फिक्स्ड पाथ ऑफ मोशन इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। ऐसा पॉइंट जिसका मोशन का पाथ फिक्स हो तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास। तो इंस्टेड ऑफ स्टडिंग ऑल द पॉइंट्स वी विल स्टडी ओनली द सेंटर ऑफ मास। तो सभी पॉइंट्स को पढ़ने के बजाय हम केवल और केवल एक पॉइंट को पढ़ेंगे जिसको हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के बारे में हमने दो चीजें पढ़ी। एक चीज हमने ये पढ़ी कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पर पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड माना जाता है, उस पॉइंट को हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ मास। दूसरा हमने बात की कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिसका एक फिक्स पाथ होता है पूरी मोशन के दौरान। एक बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं उन सभी पार्टिकल्स के अलग अलग पाथ हो सकते हैं एक पूरी मोशन के दौरान, परंतु एक पॉइंट ऐसा होगा जिसका मोशन के दौरान जो पाथ होगा वो फिक्स हो जाएगा, वो फिक्स पाथ पर मोशन करेगा। तो वो पॉइंट जो एक फिक्स पाथ पर मोशन करेगा उसको हम क्या नाम देंगे, सेंटर ऑफ मास। तो दो क्वेश्चन निकल जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये निकल जाता है कि सेंटर ऑफ मास के लिए उसका जो पाथ है वो हमेशा फिक्स रहता है, वेरी करता है, पहले कांस्टेंट होता है फिर वेरी करता है, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जो कि जहां पर की पूरी बॉडी का मास, देखो इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल में देखो, जो ये एक रस्सी वाला गेम है जो जिसमें दो पोल्स लगा दिए ऐसे, और ये दो पोल्स लगा दिए, और यहां पर ये आदमी ऐसे डंडे को लेकर हाथ में चल रहा है, ये बैलेंस कर रहा है। तो बैलेंस कर रहा है तो कुल मिलाकर क्या हो रहा है, ये अपने सेंटर ऑफ मास को बैलेंस कर रहा है। इसका सेंटर ऑफ मास बैलेंस रहेगा तो ये चलता रहेगा, और अदरवाइज ये क्या होगा, गिर जाएगा। इसी तरह से एक रस्सी पर आदमी साइकिल चला रहा है, रस्सी पर आदमी साइकिल जो चला रहा है वो कब पॉसिबल है, जब उसका सेंटर ऑफ मास का फिक्स पाथ बन जाए तो वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, अदरवाइज वो गिर जाएगा। ठीक उसी तरह से जब हम हाई जंप की बात करते हैं तो हाई जंप में एथलीट ऐसे पोल के ऊपर से कूदते हैं। देखो इस हर पोजीशन के अंदर अपने सेंटर ऑफ मास को ये मेंटेन कर रही है, तो सेंटर ऑफ मास को मेंटेन कर रही है तो ये पूरी प्रॉपरली ये नीचे आ पा रही है, अदरवाइज ये बीच में अटक जाएगी मतलब इससे टकरा जाएगी या गिर जाएगी।
तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो होते हैं किसके एग्जाम्पल होते हैं? सेंटर ऑफ मास के। अब सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स देखने हैं हमें। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स देखने के लिए हमने क्या किया, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं एक मिनट इसको, अभी दिख जाएगा आपको, ये लो। हाँ, तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स देखने हैं अब हमें। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स कैसे देखेंगे? लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल, दो पार्टिकल सिस्टम हम कंसीडर कर रहे हैं अलोंग द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग हम दो पार्टिकल सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं। पार्टिकल जो है उन्हें प्लेस किया गया है ए और बी पॉइंट पर। एक पार्टिकल है ए पॉइंट पर, एक पार्टिकल है बी पॉइंट पर, और उनकी जो लोकेशन है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में वो है x1 और x2। यानी कि यहां से ये डिस्टेंस है x1 और ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है? x2। ये बी पॉइंट तक की डिस्टेंस है, ठीक है। द मास ऑफ द टू पार्टिकल्स आर m1 एंड m2। तो इसका मास है m1 और इसका मास है m2। लेट द सीएम ऑफ द सिस्टम, सेंटर ऑफ मास इस पूरे सिस्टम का हमने मान लिया कि वो सी पॉइंट पर है। कौन से पॉइंट पर है? सी पॉइंट पर है। और उसके ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं? एक्स सीएम। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसके जो कोऑर्डिनेट हैं या इसकी जो लोकेशन है वो कितनी है? एक्स सीएम। सीएम का मतलब सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सीएम का मतलब सेंटर ऑफ मास। लेट अस कंसीडर ए सी। ए से और सी तक के बीच की डिस्टेंस जो है उसको हमने मान लिया d1। बी से लेके सी तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया d2। बी से सी तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया d2। और ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया d। ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया d, ठीक है। क्या मान लिया? d। तो यहां से मेरे को साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि x2 माइनस x1 किसके बराबर होगा? d के। आया ना? x2 माइनस x1, भाई यहां तक की डिस्टेंस है x2, ये डिस्टेंस है x1, तो x2 माइनस x1 किसके बराबर होगा? d के बराबर। यस और नो? मतलब इसको बैलेंस रखना है। तो इक्विलिब्रियम में रखने के लिए क्या जरूरी है? मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ पार्टिकल अबाउट द सेंटर ऑफ मास ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स मस्ट बी इक्वल। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि नीचे की तरफ जो फोर्स जा रहा होगा, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो इसके ऊपर मोमेंट ऑफ फोर्स आएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो क्या होना चाहिए? दोनों साइड से इक्वल होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ ये नीचे नीचे वाला हिस्सा निकाल लिया, ये वाला, ये वाला हिस्सा बाहर निकाल लिया, ये वाला हिस्सा बाहर निकाला, तो इसको मैंने यहां ड्रॉ कर दिया। ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट। इसका मास था m1, इसका मास था m2। तो इस पे नीचे की तरफ वेट जा रहा है इसका, उस वेट को लिख दिया मैंने F1। इस पर नीचे की तरफ वेट जा रहा है, उसको लिख दिया मैंने F2। CM सेंटर ऑफ मास से यहां की डिस्टेंस कितनी थी? D1। और सेंटर ऑफ मास से ये डिस्टेंस कितनी थी? D2। इन दोनों डिस्टेंस को लिख दिया। मैंने कहा कि इक्विलिब्रियम में रहने के लिए इनका जो मोमेंट ऑफ फोर्स है दोनों साइड का बराबर होना चाहिए। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या होगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स F1 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई? AC। ये हो गया मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सी। और बी पर फोर्स लग रहा है F2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई? D2। तो क्या लिखा आपने? F1 इंटू AC इक्वल्स टू F2 इंटू BC, यानी कि M1G इंटू AC इक्वल्स टू M2G इंटू BC। AC की जो वैल्यू है वो कितनी है? D1 है, और BC की जो वैल्यू है वो कितनी है? D2 है। तो G से G कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? M1 AC इक्वल्स टू M2 BC। तो यहां से आप देख रहे हो क्या लिखा है मैंने? M1 D1 और M2 D2। तो ये बात आप ध्यान रखना, जब भी आपको दो पार्टिकल का सिस्टम मिलेगा, दो पार्टिकल का सिस्टम मिलेगा, आंख बंद करके ये फॉर्मूला लगा देना। जब भी आपको दो पार्टिकल का सिस्टम मिलेगा तो आंख बंद करके ये फॉर्मूला लगा देना, M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2। अगर आपसे पूछा जाए कि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बताओ। फिर मैंने अभी आपको बताया कि D1 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? XCM माइनस C1। भाई D1 जो है वो किसके बराबर होगा? XCM माइनस X1। कैसे होगा? अभी देखो, यहां पर देखो, यहां से और यहां तक की डिस्टेंस है XCM, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है? X1। तो D1 किसके बराबर हो गया? XCM माइनस X1। D1 किसके इक्वल हो गया? XCM माइनस X1। और D2 किसके इक्वल हो गया? X2 माइनस XCM। X2 में से XCM को हमने माइनस कर दिया, तो D1 की ये वाली वैल्यू मैंने यहां डाल दी, XCM माइनस X1। इसी तरह से D2 की ये वैल्यू मैंने यहां डाल दी, X2 माइनस XCM।
क्या बन गया, m1xcm माइनस m1x1 इक्वल्स टू m2x2 माइनस m2xcm। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आया, xcm इक्वल्स टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। यहां तक क्लियर है बात, यहां तक क्लियर है। इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं, उसको याद रखना, याद क्या रखना, उसको समझना। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं जो भी तुम्हें बताया मैंने अभी तक, मैं तुम्हें उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम पे दिखाता हूं। कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कैसे दिखाऊंगा, इस तरह से। ये मैंने एक एक्सिस का सिस्टम लिया, यहां पर लिया मैंने x, यहां पर लिया मैंने y, यहां पर मैंने एक पार्टिकल ले लिया और यहां पर एक पार्टिकल ले लिया। इस पार्टिकल को बोला मैंने m1, इस पार्टिकल को बोला मैंने m2। लेट सपोज इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां बीच में है, और वो सेंटर ऑफ मास को मैंने लिख दिया cm से। इससे लिख दिया cm। ये ओरिजिन है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो मैंने लिख दिया r1। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है उसको लिख दिया मैंने r2। ठीक है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कोऑर्डिनेट है उसको लिख दिया मैंने r वेक्टर। क्या लिख दिया, r वेक्टर। तो यहां से यहां तक एक डिस्टेंस आई होगी, और इसी तरह से यहां से यहां तक एक डिस्टेंस आई होगी। तो ये जो डिस्टेंस आई होगी ये वाली, यहां पर अगर मैं क्या लगाऊं, ट्राइंगल लॉ लगाऊं, तो यहां पर अगर आप ट्राइंगल लॉ लगाते हैं ऐसे, यहां पर ट्राइंगल लॉ लगाते हैं, ऐसे चला, ऐसे चला और ऐसे चला, तो ये है r, ये है r1। तो ये डिस्टेंस को अगर मैं बोलूं r1 प्राइम, तो r1 प्राइम किसके बराबर होगा, मेरे को यहां से साफ साफ दिख रहा है कि r इक्वल्स टू r1 प्लस r1 प्राइम। तो r1 प्राइम किसके बराबर होगा, वो होगा r प्राइम माइनस r1 प्राइम। हाँ है ना। तो ये जो वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू, ये किसके बराबर होगी, r वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। यस और नो, ये जो वैल्यू है किसके बराबर होगी, r वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। हाँ या ना। ये जो डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी, r वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, r वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। अब इसको सिर्फ इस वाले पॉइंट को कंसीडर करो, ये वाला पॉइंट। जब आपने वो लीनियर सिस्टम लिया, लीनियर, तो यहां पर आपने पॉइंट लिया हुआ था a1, यहां पर आपने पॉइंट लिया हुआ था b, यहां बीच में आया था सेंटर ऑफ मास, इसका मास था m1, यहां था m2, और ये डिस्टेंस थी d1, और ये डिस्टेंस थी कितनी, d2। ये डिस्टेंस थी कितनी, d2। आपने क्या लिखा था, m1 d1 इक्वल्स टू m2 d2 ना। अब मैं सिर्फ और सिर्फ ये 3 पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं, ये सिर्फ 3 पॉइंट, ये सिर्फ 3 पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं मैं। तो अगर इन सिर्फ 3 पॉइंट को कंसीडर करूं ना, अगर सिर्फ और सिर्फ इन 3 पॉइंट को कंसीडर करूं, तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा m1, ये r वेक्टर माइनस r1 वेक्टर इक्वल्स टू m2, ये बनेगा r, ये r2 माइनस r होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे, r2 माइनस r आएगा, इसकी डायरेक्शन चेंज कर देना, ये आएगा r2 माइनस r। हाँ, r2 माइनस r आएगा, ये r2 वेक्टर माइनस r। तो m1 r माइनस r1 वेक्टर, और ये आएगा r2 वेक्टर माइनस r वेक्टर। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा m1 r माइनस m1 r1 वेक्टर इक्वल्स टू m2 r2 वेक्टर, और ये बनेगा m2 r वेक्टर। ठीक है, m2 r वेक्टर, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो क्या बन गया, m1 प्लस m2 और r वेक्टर, और ये इधर चलेगा, ये क्या बन गए, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन, ये बन गया फॉर्मूला। अब देखो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, एक मिनट रुकना भाई,
तो इसको फर्दर जब सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से आर वेक्टर की जो वैल्यू निकलेगी तुम्हारे पास वो कितनी निकलेगी, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। और जो तुमने वो फॉर्मूला बनाया था xcm, वो फॉर्मूला क्या बना था, m1 x1 प्लस m2 x2। वो फॉर्मूला बना था m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला बना था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप लिख रहे हो r1 में r2 में ना, यहां पर लिख रहे हो x1 में x2 में, तो ये r1 वेक्टर, ये r2 वेक्टर, ये r वेक्टर। इसी तरह से यहां पर ये xcm डिस्टेंस, ये x1 ये x2। तो ये है पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन है। इसी तरह से जब यहां पर ये लिख रहे हो तो ये x1, ये किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये किसके रेस्पेक्ट में आ रहा है, डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। इसी तरह से ये भी विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन है। इसी तरह से ये डिस्टेंस भी किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। ये सारी जो डिस्टेंस लिखी है इस फॉर्मूला में ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में है। जबकि आपने जो दूसरा फॉर्मूला लिखा था, कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला जो आपने लिखा था, ये वाला m1 d1 इक्वल्स टू m2 d2, ये जो फॉर्मूला लिखा, जब ये फॉर्मूला आपने लिखा था तो इसमें एक पार्टिकल यहां था, एक पार्टिकल यहां था और सेंटर ऑफ मास यहां था। तो इस पार्टिकल की डिस्टेंस थी d1 और इस पार्टिकल की डिस्टेंस थी d2। तो ये जो d1 और d2 डिस्टेंस थी, ये पार्टिकल A की डिस्टेंस थी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, है ना। तो यहां पर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल A विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। और ये भी क्या है, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल B, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल B विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये भी किसके रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के। तो ये जो चक्कर है ये आपको समझना पड़ेगा कि जब आप वो फॉर्मूला बनाते हो x प्राइम वाला, xcm वाला, जिसमें आप लिखते हो m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, या y में बनाते हो या z में बनाते हो, तो जब वो डिस्टेंस चलती है, चाहे वो x1 हो, चाहे वो x2 हो, चाहे वो r वेक्टर हो, पोजीशन वेक्टर, तो वो हमेशा होता है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। जब आप ये वाला फॉर्मूला लिखते हो m1 d1 या m1 r1 इक्वल्स टू m2 r2, तो वो जो फॉर्मूला होता है उसमें जो डिस्टेंस होती है पार्टिकल्स की, वो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में होती है। ये क्लियर बात यहां तक। अब फिर उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं आपको। जब आपने ये फॉर्मूला बनाया, ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को बनाने के लिए आपने ये लिखा कि फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट सेंटर ऑफ मास शुड बी इक्वल, है ना। आपने ये लिखा कि मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट सेंटर ऑफ मास शुड बी इक्वल। तो यहां से मैं एक डेफिनेशन ये बना सकता हूं कि यदि इन दोनों का मैं डिफरेंस निकालूं, भाई यदि इनमें इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो वो डिफरेंस किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर। अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो इनका डिफरेंस किसके बराबर आएगा, हमेशा जीरो के बराबर आएगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिसके रेस्पेक्ट में यदि किसी दूसरे पॉइंट, किन्हीं दूसरे पॉइंट के लिए क्या निकाला जाए, उनका मोमेंट ऑफ फोर्स निकाला जाए, उनका मोमेंट ऑफ फोर्स निकाला जाए, तो उन सभी का एल्जेब्रिक समेशन किसके बराबर आना चाहिए, जीरो के बराबर, है ना। तो यहां से मैं कह सकता हूं सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट about which moment of force of other particles about which algebraic sum of moment of force of other particles should be zero,
है ना, इसकी वैल्यू क्या हो, 0 हो। भाई क्लियर है यहां तक बात, यहां तक क्लियर है। तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिस पॉइंट के अबाउट बाकी के पार्टिकल्स का यदि मोमेंट ऑफ फोर्स निकाला जाए और उनका एल्जेब्रिक समेशन कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, 0 आ जानी चाहिए। और यही बात यहां पर भी लिखी हुई है। तो सेंटर ऑफ मास की आपके पास 3 डेफिनेशन हो गई। एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिसके अबाउट पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सकता है। दूसरा डेफिनेशन ये हो गई कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिसका जो पाथ है वो हमेशा फिक्स रहता है ना। सभी पार्टिकल्स का पाथ अलग अलग हो सकता है पर सेंटर ऑफ मास का जो पाथ है वो हमेशा फिक्स रहेगा। तीसरी डेफिनेशन ये हो गई कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिसके रेस्पेक्ट में बाकी के पार्टिकल्स का यदि मोमेंट निकाला जाए, फोर्स का मोमेंट निकाला जाए, तो उन सभी का एल्जेब्रिक समेशन क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है ये बात यहां तक। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई कि ये जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला लिख रहे हो या ये फॉर्मूला लिख रहे हो, तो इनमें ये जो डिस्टेंस है ये किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। और जबकि आप जब ये वाला फॉर्मूला लिख रहे हो तो इसमें ये जो डिस्टेंस है किन के रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। क्लियर है यहां तक बात।